हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 13 दिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया लुकिंग एट 5 सेंट्रल एशियन लीडर्स एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। तो यहाँ पर रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट की तरह जो सेंट्रल एशियन के लीडर्स हैं उनको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स को यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। तो यहाँ पर जो 5 कंट्रीज़ है उसमें से 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वो 3 कंट्रीज़ हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। तो यहाँ पर दिसंबर 19 में बात होगी कि ये जो कंट्रीज़ इनको इनवाइट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो 5 कंट्रीज़ है वो हैं कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो इन 5 कंट्रीज़ को बुलाया जाएगा। इंगेजमेंट इन सारे कंट्रीज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो 3 कंट्रीज़ हैं वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके अलावा एक कंसर्न ये भी है, जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द स्ट्रैटेजिकली वाइटल रीजन। इसके अलावा यहाँ पर जो कनेक्टिविटी के लिए भी ये सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो तापी पाइपलाइन है वो भी इन कंट्रीज़ से पास होकर ही जाती है। तो एनर्जी नीड्स के लिए भी कंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कज़ाकिस्तान है उसके पास यहाँ पर यूरेनियम रिजर्व्स हैं और जो तुर्कमेनिस्तान है वो यहाँ पर तापी पाइपलाइन का पार्ट है। तो तुर्कमेनिस्तान इज पार्ट ऑफ द प्रपोज तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान गैस पाइपलाइन। तो इसीलिए कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हम इनको यहाँ पर रिपब्लिक डे में एज चीफ गेस्ट भी इन्वाइट कर रहे हैं। इससे पहले भी हम एक ग्रुपिंग को इन्वाइट कर चुके हैं। तो आसियान लीडर्स को हम इन्वाइट कर चुके हैं 2018 में। तो लास्ट टाइम अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज वॉज इन्वाइटेड वॉज इन 2018 व्हेन 10 लीडर्स फ्रॉम आसियान वर चीफ गेस्ट। तो ये आपको समझ आ गया हो कि सेंट्रल एशियन जो कंट्री है वो हमारे लिए क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का न्यूज़ आपको हो सकता है कि पेस थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप अपनी स्पीड जाकर कम कर लेना सेटिंग से। मोदीज हैंडल हैक्ड, प्रोब विल रीच आउट टू ट्विटर, गूगल। अब यहाँ पर बस मुझे आपको ये बताना है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अकाउंट हैक हो गया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नोडल एजेंसी है जो कि यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को मॉनिटर करती है वो है सर्ट। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्टेन द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर मॉनिटरिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड थ्रेट्स। तो यहाँ पर सर्टेन जो है वो नोडल एजेंसी है फॉर मॉनिटरिंग द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। अब हम नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो टेक्निकल बॉडी उसका ये कहना है कि अगर बूस्टर डोज दिया गया तो वो उस वैक्सीन का दिया जाना चाहिए जो कि वैक्सीन का डोज पहले नहीं लिया गया है। तो इफ़ यू हैव टेकन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, योर थर्ड शॉट कांट बी एनी ऑफ दीज ऑप्शंस कुड बी कोर्बेवैक्स, कोवोवैक्स, द इंट्रानेजल वैक्सीन और इंडियाज फर्स्ट mRNA शॉट। तो अगर इससे पहले इन तीनों वैक्सीन का कोई भी डोज लिया है तो जो बूस्टर डोज होगा वो इन तीनों वैक्सीन से डिफरेंट होना चाहिए। तो देयर इज कंसेंसस इन द कंट्रीज टॉप टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन दैट थर्ड बूस्टर डोज व्हेन एडमिनिस्टर्ड शुड बी ऑफ अ वैक्सीन बेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट 2 डोजेस। अब यहाँ पर कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 का है जो कि यहाँ पर ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग को बैन करता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक्ट है वो यहाँ पर गेम ऑफ स्किल और जो गेम ऑफ चांस है उसमें कुछ भी डिस्टिंक्शन नहीं करता है। तो इट डज नॉट डिस्टिंग बिटवीन अ गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल एंड वाइल द फॉर्मर कैन बी रेगुलेटेड बाय अथॉरिटीज, गवर्नमेंट्स हैव नो जुरिस्डिक्शन ऑन बैनिंग गेम्स ऑफ स्किल। तो गवर्नमेंट यहाँ पर गेम्स ऑफ स्किल को बैन नहीं कर सकती, लेकिन इस एक्ट के चलते यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया बिटवीन द गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस और यहाँ पर गेम ऑफ स्किल को भी बैन कर दिया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म की बात की गई है तो वो है उन्नति। उन्नति क्या है? तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति। अब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर आज यहाँ पर इनॉग्रेट होगा। अब ये 2019 में इसकी फाउंडेशन लेकी गई थी और ये 3 साल में यहाँ पर पूरा हो गया है। अब इससे क्या होगा? तो ये जो पिलग्रिम्स हैं जिनको जाने में पहले प्रॉब्लम होती थी, कंजेस्टेड स्ट्रीट से जाना पड़ता था, वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो कॉरिडोर प्रोजेक्ट वॉज कॉन्सेप्चुलाइज टू क्रिएट एन ईजिली एक्सेसिबल पाथ फॉर द पिलग्रिम्स हु हैड टू मेंडर थ्रू कंजेस्टेड स्ट्रीट्स टू टेक अ डिप इन द गंगा। अब वो आसानी से जा सकते हैं। आगे चलते हैं। हम स्वर्णिम विजय दिवस हम कमेमोरेट कर रहे हैं। तो जो बांग्लादेश लिबरेट हुआ था 50 साल पहले, तो एज द गवर्नमेंट कमेमोरेट्स इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 वॉर विच लेड टू द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। और इसके अलावा यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात भी बोली, जो इंडिया और पाकिस्तान को यहाँ पर डिवाइड किया गया था, जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस लाइंस, वो एक हिस्टोरिक मिस्टेक थी। और उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया करता रहता है। तो पाकिस्तान जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, तो ये लोग इंडिया के साथ प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश करते रहते हैं और अभी भी कर ही रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर वॉर करने की कोशिश तो की इंडिया से बहुत बार और हर बार हार गया। तो पाकिस्तान को ये बात रियलाइज़ होगी कि जो इंडिया है उसके पास कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियरिटी है। तो इसको काउंटर करने के लिए अब ये जो पाकिस्तान है ये यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है। अब स्वर्णिम विजय पर्व का इनॉग्रेशन हो रहा था। तो स्पीकिंग एट द इनॉग्रेशन ऑफ स्वर्णिम विजय पर्व एट इंडिया गेट इन द नेशनल कैपिटल मेकिंग 50 ईयर्स ऑफ इंडियाज विक्ट्री इन द 1971 वॉर। तो 1971 वॉर में हमने यहाँ पर बांग्लादेश एक नया कंट्री क्रिएट किया
और उस समय हमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी पता चली, जो हमारे आर्म फोर्सेज है उनमें जॉइंटनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैंने 2 दिन पहले आपको पढ़ाया था कि एक रिफॉर्म की ये बात की जा रही है कि हमें थिएटर कमांड बनाने की ज़रूरत है। तो थिएटर कमांड इसीलिए बनाने की ज़रूरत है क्योंकि जॉइंटनेस नहीं है हमारी आर्म्ड फोर्सेज में। तो किसी भी ऑपरेशन को कैरी करने के लिए आज हमें ये बात समझ आती है कि यहाँ पर जॉइंटनेस होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम यहाँ पर थिएटर कमांड बनाने की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बात ये बोली थी, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। और यहाँ पर जो बंगालीज के ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही थी बाय द पाकिस्तान फोर्सेस, तो हमें ये समझ आ रहा था कि इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ, इसीलिए हमने भी वॉर में यहाँ पर आ गए और हमने यहाँ पर बांग्लादेश को लिबरेट कराया। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको ये कल बताया था कि इंडिया ने अपनी पहली ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ पर अफगानिस्तान को भिजवाई है और ये हमने WHO को दी है, ना कि यहाँ पर तालिबान के हाथों में दी है। तो दिल्लीज डिसीजन टू सेंड अ कंसाइनमेंट ऑफ मेडिसिन टू अफगानिस्तान इज अनदर साइन दैट द गवर्नमेंट इज नाउ कमिंग। तो गवर्नमेंट अब इस रियलिटी को समझ रही है कि तालिबान रिजीम वहाँ पर आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हमें अफगान के लोगों के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। अब जो गवर्नमेंट यहाँ पर डिमार्केशन करना जा रही बिटवीन द अफगानी पीपल एंड द तालिबान रिजीम, उस डिमार्केशन को करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो दिल्ली में काउच दिस एज अ डिसीजन टू हेल्प द अफगान पीपल, बट इन द डिफेक्टो रियल वर्ल्ड ट्राइंग टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पीपल एंड द तालिबान इज एट बेस्ट नाइव एट वर्स डिसइनजेन्युअस। तो करना बहुत डिफिकल्ट है। दिल्ली रियली वांटेड, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अगर दिल्ली सच में सेपरेशन करना चाहता तो हम वहाँ से अफगानीज जो है उनको इवैक्यूएट कराने की कोशिश करते, जो कि हमने नहीं की। अब ऑथर का ये कहना, ऑपरेशन देवी शक्ति में हमने सिर्फ यहाँ पर इंडियंस को इवैक्यूएट कराया और हिंदू और सिख अफगान्स को इवैक्यूएट करा और कुछ ही यहाँ पर मुस्लिम अफगान्स को इवैक्यूएट कराया, वरना हमने यहाँ पर मुस्लिम अफगानीज को यहाँ पर इवैक्यूएट नहीं कराया। द कंसाइनमेंट ऑफ मेडिसिन दैट इंडिया सेंट विल बी गिवन टू अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तो हमने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को यहाँ पर कंसाइनमेंट दी है मेडिसिन की। तालिबान है वेलकम इंडियाज ऑफर। तो तालिबान ने यहाँ पर थैंक यू भी बोला है कि हमने जो भी इनको हेल्प की यहाँ पर मेडिसिन पहुँचाई, तो तालिबान ने ये बोला है कि हेल्प हमने की, अच्छी बात है। इससे पहले हम यहाँ पर वीट भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है वो लगातार ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान ने ये तक कह दिया जो इंडिया है वो अफगानिस्तान में स्पॉयलर का काम कर रहा है, दैट इंडिया इज़ अ स्पॉयलर इन अफगानिस्तान। अब यहाँ पर तालिबान को लेकर जब यहाँ पर यूएसए अपने ट्रूप्स को लेकर जा रहा था, यूएसए ने ये बोला था कि वो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे, तो उस समय जो भी मीटिंग्स हुई उससे इंडिया को बाहर रखा गया। लेकिन जो इंडिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए और इंडिया यहाँ पर बाउंड्री भी शेयर करता है। तो भले ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन वो है तो इंडिया का इंट्रीगल पार्ट। तो इंडिया बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन उसके बाद भी अफगानिस्तान को लेकर जो भी टॉक्स हुई इंडिया को उससे बाहर रखा गया था। आगे चलते हैं। जस्ट एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पर एडीएम जबलपुर केस 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि इमरजेंसी के टाइम जो आर्टिकल 21 है वो भी सस्पेंड हो जाता है। तो सिंस द सुप्रीम कोर्ट्स हाईली कंट्रोवर्शियल जजमेंट इन द एडीएम जबलपुर केस इन 1976 वेयरबाय इट वाज हेल्ड दैट ड्यूरिंग द इमरजेंसी द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड रिमेन सस्पेंडेड। बाद में ये जो रूलिंग है इसको ओवर रूल कर दिया गया। तो इस बात से हमें ये पता चलती है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनफेलेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियाँ होती हैं। अभी कुछ टाइम पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात बोली थी कि जजेस को यहाँ पर टारगेट किया जाता है, उनको यहाँ पर एग्जामिन किया जाता है। तो ऑथर ने बोला है कि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरत है कि जुडिशरी को यहाँ पे एग्जामिन किया जाए। तो एज द जुडिशरी इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रस्ट जजेस विद द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर जस्टिस का उसके पास पूरा राइट है कि जो भी जजेस ने यहाँ पर डिसीजन दिया उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया जाए। ऑफकोर्स यहाँ पर जजेस के ऊपर पर्सनल अटैक ना किया जाए, लेकिन जो भी उन्होंने रूलिंग दिया उसको यहाँ पर एग्जामिन करने का लोगों का पूरा अधिकार है। अब यहाँ पर शशि थरूर जो कि MP हैं, उन्होंने यहाँ पर जुडिशरी को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। तो पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये बोला है कि जुडिशरी हैड फेल्ड टू स्टेम द टाइड ऑफ मिलिटेंट मेजोरिटेरियनिज्म। ही एलेज्ड दैट द जुडिशरीज इन एक्शन, जो जुडिशरी है वो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर भी एक्शन नहीं लेती है, जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 370 को लेकर अभी तक जुडिशरी का कोई जजमेंट नहीं आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कोई जजमेंट नहीं आया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कोई जजमेंट नहीं आया है। तो ये जो मैटर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर, इसको लेकर जुडिशरी क्यों एक्शन नहीं ले रही? और जुडिशरी अगर एक्शन नहीं ले रही इसका मतलब ये है जो पावर में है जुडिशरी उनको फेवर कर रही है। कुछ बेल एप्लीकेशन तो जुडिशरी एक दिन में प्रोसेस कर देती, कुछ को यहाँ पर महीने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर कलीजियम सिस्टम भी देखा जाए तो कलीजियम सिस्टम भी बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लेकर आया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पर जो कलीजियम सिस्टम में कैसे ट्रांसफर होता, कैसे री ट्रांसफर होता, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जुडिशरी की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जुडिशरी के प्रोसेस में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैंने आपको वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में बताया था। तो वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है जो टॉप 10% है उनके पास 57% ऑफ द नेशनल इनकम है, जो टॉप 10% में से भी जो 1% उनके पास 22% ऑफ द नेशनल इनकम है, और जो बॉटम की 50% उनके पास सिर्फ 13% ऑफ द नेशनल इनकम है। अब हमें इस डेटा से ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पर डिस्पैरिटीज़ हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कंजम्पशन को लेकर डिस्पैरिटीज़ है, इनकम को लेकर, वेल्थ को लेकर। लेकिन
इन्हीं डिस्पैरिटीज़ की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर भी यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ हैं, आप यहाँ पर किस हाउस होल्ड में आपका जन्म हो रहा है, उस बात से बहुत डिपेंड होता है कि आप यहाँ पर सोशल मोबिलिटी में ऊपर जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो इन सच सोसाइटीज़ एंड इंडिविजुअल्स क्लास ऑफ ओरिजिन हिज हाउस होल्ड ऑफ बर्थ हु हिज पेरेंट्स आर टेंड टू हैव अ सिग्निफिकेंट बेयरिंग ऑन हिज एजुकेशनल अटेनमेंट, क्योंकि आप जिस हाउस होल्ड में यहाँ पर जन्म ले रहे हो उस बात से डिपेंड होता है कि आपकी एजुकेशन कैसे होने वाली है, और आपके एजुकेशनल अटेनमेंट ये बताते हैं आपका एम्प्लॉयमेंट कैसे होने वाला है, और आपके एम्प्लॉयमेंट से आपके इनकम प्रॉस्पेक्ट्स पता चलते हैं, और उससे ही ये पता चलता है आप सोशल मोबिलिटी में इनकम लेडर में यहाँ पर ऊपर जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। तो इंडिया में दोनों चीज़ें देखी गई, इनइक्वालिटी तो है ही बहुत ज़्यादा, साथ ही में सोशल मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम है। और कोविड-19 ने जो सोशल मोबिलिटी इसको और ज़्यादा कम कर दिया है, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है जो लो इनकम हाउस होल्ड से बच्चे आते हैं उनको यहाँ पर डिजिटल एक्सेस नहीं है, उनको यहाँ पर फ़ोन्स की एक्सेस नहीं है, स्मार्टफोन्स की एक्सेस नहीं है, अगर एक्सेस हैं भी तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से एजुकेशनल अटेनमेंट के इंडिकेटर में वो पीछे जाते जा रहे हैं। अगर वो एजुकेशनल अटेनमेंट के इंडिकेटर में पीछे जाएंगे तो उनके इनकम प्रॉस्पेक्ट्स इंप्रूव नहीं हो पाएंगे, और जो सोशल मोबिलिटी में ऊपर जाने का जो लेडर है वो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। तो अब इसको लेकर अभी तो इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी और जब सोशल मोबिलिटी और ज़्यादा कम होगी तो लोगों में डिमांड आने वाली है कि एक वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्स को लगाया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। अब इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि इंडिया में इतने सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, तो जो हमारी इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वो कर क्या रही हैं कि इतने सारे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन किया गया IB, रॉ, NTRO, DIA, NIA, स्टेट लाइजन यूनिट्स, तो इतनी सारी एजेंसी में फिर भी इतने सारे टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं। अब ये एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है जो इंटेलिजेंस है वो हमेशा 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतनी बार फेलियर हो सकता है उसका। तो इंटेलिजेंस कांट भी 100% सक्सेसफुल। तो यहाँ पर हमें इसराइल से सीखने की ज़रूरत है। इसराइल का इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रॉबस्ट है, तो हमें भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो नेक्स्ट है आर्टिकल, ग्रीन ऑन नंबर प्लेट। इंडिया में जो दिल्ली है उसका EV का शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 1.6% था, अब 9% पर पहुंच चुका है। तो ऐसा क्या किया दिल्ली गवर्नमेंट ने जो बाकी स्टेट्स को भी यहाँ पर करना चाहिए और यहाँ पर EV का शेयर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई थी, फेम, फास्ट अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ E-व्हीकल्स। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेगा उसको सब्सिडी देने की बात की गई थी। इसके बाद यहाँ पर फेम का सेकंड पार्ट भी आया, लेकिन उसके बाद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया कि यहाँ पर जो शेयर है वो अचानक से 9% बढ़ गया। दिल्ली गवर्नमेंट की एक टारगेट भी है कि यहाँ पर जो 25% EVs होने चाहिए, 25% जो व्हीकल्स होने चाहिए वो 2020 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होने चाहिए। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर 3 स्टेप्स लिए। तो पहला स्टेप ये, हमें ये बात पता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अपफ्रंट कॉस्ट है वो अभी भी ज़्यादा है, सब्सिडीज़ के बाद भी ज़्यादा है। तो फेम में जो सब्सिडी मिल जाती है उसके बाद भी यहाँ पर जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़्यादा है। तो इवन आफ्टर फैक्टरिंग सब्सिडीज अंडर फेम देयर इज स्टिल अ वाइड गैप बिटवीन द अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ ए पेट्रोल डीजल व्हीकल। तो यहाँ पर ज़रूरत है स्टेट को भी सब्सिडी देने की। दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पर जो सब्सिडी देती है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्राइटेरिया देती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सब्सिडी देती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वो बेसिकली क्राइटेरिया रखती है कि जो फैमिली होनी चाहिए उसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी क्राइटेरिया दिल्ली गवर्नमेंट नहीं रखती है और सब्सिडीज़ देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो हैं वो EVs की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो सब्सिडी देने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदो उसके 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर जो इंसान है उसके अकाउंट में यहाँ पर पैसे आ जाते हैं। दूसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और तीसरी बात, यहाँ पर स्विच दिल्ली कैंपेन से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करें, और अगर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करेंगे तो व्हीकल एमिशन से होने वाले यहाँ पर पोल्यूशन कम होगा। झारखंड यहाँ पर लिंचिंग के अगेंस्ट लॉ लेकर आ रहा है। इससे पहले वेस्ट बंगाल और राजस्थान भी एंटी लिंचिंग लॉज लेकर आ चुके हैं। अब ये जो राजस्थान है ये भी यहाँ पर एंटी लिंचिंग लॉ लेकर आ रहा है। आगे चलते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया तो केरला को ये बात पता चली कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मेल न्यूट्रिशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ये लिया कि हम मिड डे मील में बॉयल्ड एग्स या बनानास यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बॉयल्ड एग्स और बनानास को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, लेकिन अब इसका बस इशू बनाया जा रहा है कि बच्चों को फोर्स किया जाएगा बॉयल्ड एग्स लेने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बच्चों के पास ऑप्शन होगा कि वो एग्स लेना चाहते हैं, बनानास लेना चाहते हैं। तो ये तो इशू बनाने वाली बात हो जाती है। आगे चलते हैं। हाउ डिपॉजिट्स आर इंश्योर्ड व्हेन अ बैंक फेल्स। अब DICGC में अमेंडमेंट किया गया था, और अमेंडमेंट करके ये था कि जो पहले 1 लाख इंश्योर्ड अमाउंट होता था वो अब 5 लाख होगा। तो कोई भी बैंक फेल हो जाता है, किसी बैंक के ऊपर मोरेटोरियम लगा दिया जाता है, तो जो भी यहाँ पर अकाउंट होल्डर है उसको यहाँ पर 5 लाख रुपए 90 दिनों के अंदर मिल जाएंगे। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तब तो वेट करना पड़ेगा कि जब बैंक की यहाँ पर लिक्विडिटी होती है उसके बाद ही आगे वाले रुपए मिल पाएंगे। लेकिन जो 5 लाख है वो यहाँ पर 90 दिनों के अंदर मिल जाएंगे। इफ़ अ बैंक इज़ वीक और इज़ इवन अबाउट टू गो बैंकरप्ट, डिपॉजिटर्स विल गेट देयर मनी ऑफ अप टू ₹5 लाख within 90 days, noting that earlier account holders could not access their own money for up to 8 to 10 years after financial stresses banks। तो अमेंडमेंट
अमेंडमेंट से पहले जो 5 लाख की लिमिट थी, ये 1 ही लाख रुपए थे, तो बैंक फेल हो जाता था, तो यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर्स थे उनको 1 ही लाख रुपए मिलते थे और वो भी मिलने में 8 से 10 साल लग जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर अमेंडमेंट तो खैर पहले ही हो चुका है कि यहाँ पर 5 लाख रुपए बढ़ा दी गई लिमिट, और ये जो भी 5 लाख रुपए हैं 90 दिनों के अंदर अंदर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। जो गवर्नर होता है स्टेट का, वो एक्स ऑफिशियो चांसलर भी होता है ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। तो इन मोस्ट केसेस द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन दैट स्टेट। अब जब यहाँ पर गवर्नर चांसलर की तरह काम करेगा तो वो इंडिपेंडेंट काम करेगा, ये या तो फिर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करेगा। तो ये हर स्टेट में वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल केरला के केस में देखा जाए तो गवर्नर का ऑफिशियल पोर्टल ये असर्ट करता है, जब गवर्नर की तरह काम किया जाएगा तब तो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम किया जाएगा, लेकिन जब चांसलर की तरह काम किया जाएगा तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट काम किया जाएगा। लेकिन राजस्थान का पोर्टल ये बोलता है कि जब यहाँ पर चांसलर की तरह काम किया जाएगा तब भी यहाँ पर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ही काम किया जाएगा। आगे चलते हैं। अब बैंक्स ने लोन को राइट ऑफ किया है और इसमें जो 75% राइट ऑफ्स हैं वो बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। जब बैंक्स यहाँ पर हर कोशिश कर लेता है, हर संभव प्रयास कर लेता है लोन्स को वापस लेने का, लेकिन उसके बाद भी लोन वापस नहीं आ पाते हैं, तो यहाँ पर जो लोन होता है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। अब लोन को राइट ऑफ क्यों किया जाता है? तो वंस अ लोन इज रिटर्न ऑफ, इट इज टेकन ऑफ द एनपीए बुक, तो एनपीए बुक से वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जो बैलेंस शीट है वो डिसेंट दिखने लगती है, और यहाँ पर जो बैंक्स हैं उनको थोड़े टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। तो इट हेल्प्स बैंक टू लोअर द एनपीएस एंड गेट टैक्स बेनिफिट, जिसके चलते यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर राइट ऑफ कर देते हैं। However, experts say there is no transparency in the process। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी है कि यहाँ पर क्या बैंक्स ने सारे प्रोसेस कर लिए, यहाँ पर लोन को वापस लेने का, रिकवरी के सारे प्रोसेस कर लिए, उसके बाद ही राइट ऑफ किया है, ये सारे प्रोसेस नहीं किए, इसमें थोड़ी डिबेट है कि बैंक ऐसा करते नहीं करते, क्योंकि प्रोसेस में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो यहाँ पर बिग डिफॉल्टर्स के जो लोन है उसको तो राइट ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल लोन्स हैं उनको राइट ऑफ नहीं किया जाता। तो रिकवरी फ्रॉम द रिटर्न ऑफ लोन्स आर नॉट मोर देन 15 to 20%। अब यहाँ पर एक बार लोन को राइट ऑफ कर भी दिया जाता है, उसके बाद भी बैंक्स कोशिश करते हैं कि उनको रिकवर किया जाए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि एक बार लोन राइट ऑफ हो जाता है तो उसमें सिर्फ 15 to 20% ही ऐसा लोन है जो कि यहाँ पर रिकवर होता है। तो रिकवरी की भी प्रॉब्लम है कि एक बार राइट ऑफ करने के बाद रिकवरी की प्रॉब्लम होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि DICGC में अमेंडमेंट किया गया था और यहाँ पर 1 लाख से लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई थी, और जब ये लिमिट बढ़ाई गई तो लगभग 98% जो अकाउंट है वो इसमें आ गए। This August, the Centre passed an amendment to the DICGC Act to ensure that account holders can access their insured deposit amount up to ₹5 lakh within 90 days। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर G7 की मीटिंग चल रही है। अब G7 की मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है चाइना की असर्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। चाइना की इकॉनमी अगर 1979 में देखी जाए तो इटली से भी छोटी थी, लेकिन आज चाइना की इकॉनमी, जब चाइना ने मार्केट रिफॉर्म्स वगैरह किए, चाइना की इकॉनमी सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है। G7 पहले G8 हुआ करता था, रशिया भी इसका पार्ट था, लेकिन रशिया ने फिर क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, उसके बाद रशिया को इससे निकाल दिया गया। अभी सिर्फ G7 है। G7 में कौन कौन से कंट्रीज है? तो यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। रशिया का यही कहना है ये जो स्मॉल कंट्रीज है, स्मॉल ग्रुप ये जो बना रखा है कंट्रीज़ ने, तो स्मॉल ग्रुप अब वर्ड को रूल नहीं कर सकते हैं। अब सीरियस डिस्कशन यही है कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। ये जो चाइना ने अपना डेट ट्रैप फैला रखा है, कंट्रीज़ को यहाँ पर डेट ट्रैप में लेने की कोशिश करता है, उसको कैसे काउंटर किया जाए। बाकी यहाँ पर रशिया का ये कहना है कि यूक्रेन के आसपास जो रशिया ने अपने बॉर्डर के अलॉन्ग यहाँ पर ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रखा है, तो रशिया ने एक ये बात बोली है कि ये जो यूक्रेन है ये यहाँ पर ईस्ट में एक्सपेंड करने की कोशिश ना करे। तो रशिया ने तो यहाँ पर क्रीमिया को ले लिया, लेकिन यहाँ पर जो यूक्रेन है वापस को क्रीमिया लेने की कोशिश ना करे। अगर यहाँ पर वापस क्रीमिया को लेने की कोशिश करेगा यूक्रेन, तो रशिया उसके ऊपर अटैक कर देगा। अब्राहम एकॉर्ड्स क्या हैं? तो 2020 में UAE, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इन सारे कंट्रीज़ ने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया था, और ये डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पीरियड में हुआ था, तो इसको ही अब्राहम एकॉर्ड्स बोलते हैं। अब यहाँ पर US जो है, तो US की एक यूनिट थी जो कि सीरिया में यहाँ पर ISIS खुरासन को बाहर निकालने की कोशिश करी थी। ऐसे प्रोसेस में देखा गया कि बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हुई, और ये जो US की यूनिट थी उसका नाम था यूनिट वॉज कॉल्ड टेलॉन एनविल। अभी जो यूनिट थी इसने बहुत सारे स्ट्राइक्स किए, लेकिन इस स्ट्राइक्स में बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हुई। तो जो भी सेफगार्ड्स लेने चाहिए थे कि यहाँ पर सिविलियंस की डेथ ना हो, वो इस यूनिट के द्वारा नहीं लिए गए, और यहाँ पर बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हुई। आगे चलते हैं। अब हाइती के लीडर का असासिनेशन हुआ था। अब असासिनेशन क्यों हुआ था? क्योंकि वो वहाँ पर ड्रग ट्रैफिकर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने वाले थे, और वो लिस्ट यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट को देने वाले थे ड्रग ट्रैफिकर्स की। तो वो उस लिस्ट को ही ढूंढने आए थे जो असासिन्स थे, और उन्होंने यहाँ पर असासिनेशन कर दिया यहाँ पर हाइती के प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट जोवेनल मॉइस ऑफ हाइती वॉज अबाउट टू नेम नेम्स। तो यहाँ पर हाइती के ड्रग ट्रेड में बिजनेस पीपल जो भी थे, इसके अलावा जो भी यहाँ पर बिजनेसमैन थे जो यहाँ पर ड्रग ट्रेड में एंगेज थे, तो उन सबका नाम बाहर आने वाला था। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, हाइती के प्रेसिडेंट को ही मरवा दिया। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। फिर लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।